मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। एंड चैप्टर 4 वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। चैप्टर 4 हम लोग शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 4 का आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। क्लास 12 चैप्टर 4 एंड दिस इज केमिस्ट्री पीरियड, CHEMISTRY केमिस्ट्री। चैप्टर 4 में कल जो मैंने तुम्हें बताया था, कल मैंने तुम्हें अभिक्रिया की गति या रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया था। एंड रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, और जो रेट नियतांक है या दर नियतांक है उसको कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में हमने कल पता किया था। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर निकालने से पहले ऑर्डर को समझना जरूरी है। देखो, ऑर्डर का हिंदी मतलब होता है क्रम। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या है? किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमने अभिकारक लिए, तो जितने अभिकारक हमने लिए हैं वो सबके सब अभिकारक अभिक्रिया नहीं करते। जितना हमने उनके नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए अभिकारकों के, जितने मोल लिए वो तो हमें पता है। अगर वो सबके सब मोल अभिक्रिया कर जाते हैं तो जितने उनके नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं उसको जोड़कर अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर उतने अभिक्रिया नहीं कर पाते, जो कि सामान्यतः अभिक्रियाओं में नहीं कर पाते हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या इसकी जो कोटि है अभिक्रिया की, वो कहाँ से निकाली जाती है कि प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से कितने मोल ने अभिक्रिया की, उससे हम अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया लिख रही हूँ, A plus B to form C plus D। ठीक है, A और B टू फॉर्म C प्लस D। अभिकारक के या रिएक्टेंट के A मोल A अभिकारक ने अभिक्रिया की, B मोल B अभिकारक ने अभिक्रिया की। ठीक है, और यदि अभिक्रिया में A के A मोल पूरी तरह लग गए, B के B मोल भी पूरी तरह लग गए, तो इस अभिक्रिया का जो ऑर्डर आ जाएगा, कोटि आ जाएगी, ऑर्डर किसके बराबर होगी? A प्लस B के बराबर। लेकिन सभी अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता, सब अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम ये जो अणुओं की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, अणुओं की संख्या, इस अणुओं की संख्या को आणविकता बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। और जो प्रायोगिक रूप से जितने अणु, A के जितने अणुओं ने अभिक्रिया किया, B के जितने अणुओं ने अभिक्रिया किया, वो निकालकर जो हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्डर या फिर कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ये बात समझ में आई बेटा तुम्हें? तो अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, वो तरीका क्या है? तो कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी, R इज प्रोपोर्शनल टू A, R इज प्रोपोर्शनल टू B, क्योंकि दो अभिकारक हैं, तो जो अभिक्रिया की गति है वो A के भी प्रोपोर्शनल में है, वो B के भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन A की पावर A और B की पावर B, ये पावर में चले जाएंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स हम पावर में चले जाएंगे। अब क्योंकि एक ही अभिक्रिया है, एक ही गति है, तो इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू A इज प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? इसलिए ऑर्डर R इक्वल्स टू K A B B, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर A प्लस B, उसके बराबर आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब हमें आणविकता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्डर निकालने के लिए। जो अभिक्रिया की गति आ रही है, अभिक्रिया की गति के समानुपात में अभिकारकों के जितने अणुओं ने अभिक्रिया की है, उतने अणुओं का जोड़ हमारे अभिक्रिया की कोटि के या अभिक्रिया के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा तुम्हें? और अगर इसके अनुसार देख रहे हैं तो इसको हम कोटि ना बोलकर इसको हम आणविकता बोलेंगे। तो यहाँ से मैं ऑर्डर हटा देती हूँ, ये क्या है? ये आणविकता है।
अगर सामान्य समीकरण के अनुसार हम देखें तो आणविकता A + B के बराबर है। आणविकता इंग्लिश में इसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बराबर A + B। और बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, आणविकता और कोटि बराबर होते हैं। ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं जिनमें बराबर होते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में भी दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं अंतर बताऊंगी इसका तुम्हें। अभी पहले अभिक्रिया की कोटि पर अपना फोकस रखते हैं बेटा। तो अभिक्रिया की कोटि पर फोकस रखते हुए अब हम इस इक्वेशन के सहारे आगे बढ़ेंगे। देखो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो मैंने तो बता दिया क्या होती है कि प्रायोगिक रूप से जितने अणु अभिकारक के अभिक्रिया करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होते हैं। Experimentally, the number of molecules of reactant reacting is known as the order of a reaction. Got it? Now come to types of order. Zero order reaction. इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया कौन सी होगी या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर नहीं करती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट does not affect the reaction rate। रिएक्शन की रेट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन की रेट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपनी एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, R फॉर्मिंग P। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इक्वल लिखती हूँ K और यहाँ पर आ जाएगा अपना R रिएक्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिखा जीरो। जीरो लिखने का मतलब अगर ये R कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखी हुई है तो भी इसका यूज नहीं है, और अगर ये R कॉन्सेंट्रेशन यहाँ नहीं रखी हुई है तो भी इसका कोई यूज नहीं। मतलब जित इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएं या इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम घटाएं, रिएक्शन की जो रेट है वो अनअफेक्टेड रहती है, उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। अब हम यहाँ पर यूनिट निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, क्योंकि के क्या है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट या शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतन, उसकी इकाई निकालते हैं। के क्या है यहाँ पर? वेग नियतन। ठीक है, और आर क्या है? अभिक्रिया की गति। गति लिख देती हूँ, अभिक्रिया की गति या रेट। ठीक है, नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लेंगे, देखो हमें लेना है क्या? अभिक्रिया की गति लेनी है हमें, के का निकालना है। तो के बराबर आर अपॉन आर की पावर 0। आर की पावर 0 का मतलब मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं इसका। तो के विल बी डायरेक्टली टेकन इक्वल टू आर, और आर को हम क्या लिखते आ रहे हैं? dx अपॉन dt। dx का मतलब डिस्टेंस इन मीटर, हम ये लिखते आ रहे हैं dx का मतलब डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम टेकन। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में हमने उस डिस्टेंस को चेंज कर दिया था मोल्स पर लीटर में। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट आ जाएगी। तो जो अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसकी वैल्यू तो क्या आएगी? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर में पूरा लिख देती पर लीटर अपॉन सेकेंड।
ठीक है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाएगा n l माइनस 1 और s माइनस, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट, दिस इज द यूनिट। यूनिट हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, बराबर n l माइनस 1 s माइनस, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई आ रही है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसी का भी पूछ लेंगे तुमसे, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई पूछ लेंगे तुमसे, या फिर प्रथम कोटि का पूछ लेंगे, या द्वितीय कोटि का पूछ लेंगे। द्वितीय कोटि तक हमें निकालना, द्वितीय कोटि तृतीय कोटि बुक में नहीं दे रखी, तो द्वितीय कोटि तक हमें निकालना होगा। तो द्वितीय कोटि तक का मैं निकाल कर तुम्हें बताऊंगी कि कैसे निकाला जाएगा और उसकी क्या इकाई रहेगी, तो वो इकाई तुम्हें याद रखनी है और कैसे निकालना है ये भी याद रखना है, ठीक है। अभी अपना शून्य कोटि का हुआ बेटा, इधर मैं ले लेती हूँ प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कैसे लिखी जाएगी, आर और डी की ले लेते हैं, पी आर विल बी इक्वल टू के और आर, लेकिन यहाँ आर के ऊपर जीरो नहीं लगाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट के एक पावर पर डिपेंड करती है। अगर हमने इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगाई हुई है तो इट मीन्स द वैल्यू इज 1, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान है वो 1 लिया जाएगा। मतलब अब हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अब हम इसको जीरो नहीं ले सकते। ये बात समझ में आई बेटा? तो मैं इसका लिख देती हूँ। अब के की क्योंकि हमें इकाई निकालनी होती है तो के बराबर, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ के जीरो, जिससे हमें पता चलेगा कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, के जीरो, और यहाँ मैं लिख देती हूँ के वन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग के वन, किसके बराबर होगा, आर अपॉन आर, ठीक है, बराबर dx अपॉन dt इनटू आर, ठीक है। dx अपॉन dt तो हमने यहाँ रखा है, dx अपॉन dt यहाँ रखा है, तो ये तो सेम ले लेंगे बिल्कुल, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा इसकी इकाई और लिख देंगे, इसकी यूनिट और लिख देंगे। तो अपने पास क्या आया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये तो हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास, और आर तुम्हें पता है कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी, अभिकारक की सांद्रता अगर ली जाएगी तो मोल प्रति लीटर में ही ली जाती है, तो इसकी इकाई हम यहाँ पर मोल प्रति लीटर लिखेंगे, गुणा मोल पर लीटर। समझ में आई बात बेटा? तो अब मैं इसको पूरा एक साथ करके लिख देती हूँ, ये मोल पर लीटर है और ये भी मोल पर लीटर, तो पर लीटर, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, सेकंड ऊपर जाके माइनस में लिखना है, तो यूनिट ऑफ के, ठीक है, इक्वल्स टू सेकंड माइनस 1 या सेकंड इनवर्स। समझ में आई ये बात? तो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है वो सेकंड इनवर्स आती है, हमने कैलकुलेट करके देख ली है और वो सेकंड इनवर्स आती है। ये बात समझ में आई? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अभिक्रिया की गति अभिकारक की सांद्रता के एक पावर पर निर्भर करती है, सांद्रता के सीधे सीधे समानुपाती होती है, जितनी सांद्रता हमने ली है उसके सीधे सीधे समानुपाती होती है, एक पावर पर निर्भर करती है।
तो इसलिए इसको प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। और इसका जो रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, उसकी इकाई निकाल कर हमारे पास सेकेंड इनवर्स आता है। अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, बात समझ में आई बेटा? द्वितीय कोटि अभिक्रिया में देखो, समझ लो, शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या था कि अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की गति निर्भर नहीं करती थी, वेग निर्भर नहीं करता था। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की एक पावर पर अपनी अभिक्रिया की गति निर्भर करती थी। तो द्वितीय में क्या होगा? उसकी दो पावर पर निर्भर करेगी, अभिकारक की दो पावर पर निर्भर करेगी, या दो अभिकारकों की एक एक पावर पर निर्भर करेगी। ये बात समझ में आई? देखो, अब इक्वेशन लिख रही हूं मैं यहाँ पर, R इक्वल्स टू P। R2 लिख देती हूँ इसको, R नहीं, हाँ उसको K को एक और 2 लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अभिक्रिया की गति है K2 R और इसकी पावर 2, R की पावर 2 आ जाए। बात समझ में आई? या फिर कोई ऐसी अभिक्रिया है, देखो R और R दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो R बराबर K2 R और R डैश, R की भी एक पावर और R डैश की भी एक पावर, या इसकी जगह A हो, B हो, A और B दोनों की एक एक पावर पर निर्भर करती है। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब इसमें भी हमें K की इकाई निकालनी है, हमें K की इकाई यहाँ पर भी निकालनी है। तो K की इकाई निकालने के लिए हम फिर से सूत्र लिखेंगे, K2 बराबर होगा R अपॉन R स्क्वायर। मैं पहले वाले से ले लेती हूँ कि दूसरे में भी वही सेम होने वाला है, तो पहले वाले से ले लेती हूँ। देखो R का मान पता है क्या होता है, dx अपॉन dt, अपॉन में R का स्क्वायर। अब देखो dx अपॉन dt को हम क्या लिखते आ रहे हैं? मोल पर लीटर, ठीक है, अपॉन सेकेंड, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड लिखते आ रहे हैं इसको। तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड तो अपने पास यहाँ से आया, और मोल पर लीटर का स्क्वायर यहाँ से आया। मैं पूरा लिख के बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो मोल K2 बराबर मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड इंटू मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब दो बार गुना होगा इसका। अब क्या होगा? मोल पर लीटर अपने पास ऊपर है, ये इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? दोनों चीजें नीचे बची हुई हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड बचा हुआ, लेकिन नीचे ही बचा हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? K2 बराबर m, मोल के लिए आया m, इनवर्स मोल पर लीटर, लीटर के ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस में हो जाएगा लीटर, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ गई? मोल लीटर स्क्वायर, लीटर का एक लीटर तो कैंसिल हुआ है। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, बराबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। m की जगह जहां जहां m लिखा है उसकी जगह मोल लिखा जा सकता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, उसमें अपना मोल आया नहीं था। तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई है, और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन में यूनिट पूछते रहते हैं। कभी किसी का पूछ लेते हैं, कभी किसी का पूछ लेते हैं, या फिर यूनिट देकर तुमसे ये पूछ लेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं।
कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तुम्हें केवल यूनिट दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अच्छा, अब एक और मुझे तुम्हें बताना है बेटा, ऑर्डर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक और ऑर्डर बताना है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंग्लिश में, हिंदी में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो रही है, लेकिन देखने पर, जब हम अभिक्रिया को देखते हैं तो देखने पर अभिकारक के दो अणु अभिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। देखो इसका उदाहरण मैं यहाँ लिखती हूँ, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, एस्टर का जल कैसे C2H5 CH3, इसका हमने जल अपघटन किया, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया कराने पर C2H5COOH प्लस CH3। देखो ये एस्टर है बेटा, अभी कार्बनिक रसायन तुमने किया नहीं है, तो ये एस्टर है। एस्टर की जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल पूरा का पूरा जुड़ जाता है इसके साथ, जुड़ने के बाद एक अम्ल बन जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। अब तुम यहाँ देखो, हमने अभिकारक में एक तो एस्टर लिया हुआ है और एक जल लिया हुआ है, दो है। इसकी अभिक्रिया की जो गति आनी चाहिए, हमारे पास क्या आनी चाहिए, R बराबर K C2H5 COOCH3 और H2O, ये हमारी गति आनी चाहिए, जबकि ये गति नहीं आती। H2O गति में नहीं लिया जाता, H2O कोटि में नहीं लिया जाता, H2O ऑर्डर में नहीं लिया जाता। रीजन क्या है कि जो H2O है एस्टर के अंदर पूरी तरह घुला हुआ है, मतलब एस्टर और H2O, एस्टर और जल एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में घुले हुए हैं और एक ही अभिकारक का काम कर रहे हैं। इसलिए अभिक्रिया की जो गति है वो केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमें दो अणु बिल्कुल अभिक्रिया में सीधे सीधे लिखे दिखाई दे रहे हैं अभिकारक की तरफ से, ये और ये अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में जुड़कर और अल्कोहल और एसिड बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली कि एस्टर पूरी तरह से घुला हुआ होता है, तो पूरी तरह घुला हुआ होने के कारण वो एक ही अभिकारक की तरह काम करता है और अभिकारक की एक ही पावर पर निर्भर करती है अभिक्रिया की गति। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन पावर, one concentration of the reactant. This is why the reaction is taken as first order reaction, and this is also added. Pseudo term is also added. Pseudo means false. Pseudo word का इंग्लिश में मीनिंग होता है false, मतलब वैसे फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह से बिहेव कर रही है, व्यवहार इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जैसा है। ठीक है नहीं फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, लेकिन इसका व्यवहार फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इस पर भी अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है इस पर कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और उसमें अभिक्रिया की गति कैसे निकाली जाती है, तो उस पर भी तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर, इन दोनों के डिफरेंस के पॉइंट्स और बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, तो यहाँ पर हम बता दें। देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, आणविकता क्या है, ये एक सैद्धांतिक नंबर है, जो कि नंबर हमें यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता है उसको हम सीधे आणविकता ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आणविकता है वो सैद्धांतिक,
इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। इट इज प्रैक्टिकल क्वांटिटी। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब जो आणविकता है उसका मान अभिक्रिया में कभी नहीं बदलता। जितने अणु अभिक्रिया में हमने लिए थे वो अणु अभिक्रिया में बने रहते हैं, तो आणविकता का मान कभी नहीं बदलता। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणविकता से भिन्न हो सकता है, जो आणविकता है उससे भिन्न हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2 और इट मे बी एनी फ्रैक्शनल नंबर। कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब जैसे आधा भी अभिक्रिया की कोटि आ सकती है, 3/2 भी अभिक्रिया की कोटि आ सकती है। अभिक्रिया की कोटि कोई भी संख्या हो सकती है 0 से शुरू करके। जबकि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं होगी और कभी भी आणविकता आधी भी नहीं होगी। जितनी भी अभिक्रियाएं तुम पढ़ोगे, जितनी भी रिएक्शन तुम पढ़ोगे, उनमें सब में होल नंबर लिखा हुआ होगा, सब में पूरा नंबर लिखा हुआ होता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट मे बी फ्रैक्शनल and it may be 0, but the molecularity never be 0 and molecularity never be in the fraction। ना फ्रैक्शन में होती ना 0 होती। ठीक है, जो molecularity है वो 0 ऑर्डर में भी 0 और फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, जबकि मोलिकुलरिटी नहीं होती, मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं होगी, कभी कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होगी। देन हाँ, एक और चीज मुझे बतानी है। देखो, जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज को बताती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्ट किया है। प्रेजेंट कितने हैं उससे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे किसका मतलब है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं उससे किसका मतलब है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है। लेकिन ऑर्डर का उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ रिएक्शंस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाती है, बट नॉट इन ऑल द रिएक्शंस। जबकि मॉलिक्यूलरिटी फिक्स होती है, स्टार्टिंग से जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने रिएक्टेंट के लिए है, मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही रहेगी, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर उतना रहेगा। ये हम कंफर्म हर रिएक्शन में नहीं बोल सकते। ये बात समझ में आई बेटा? तो आज अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब अगला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो वीडियो देखना जरूर, और देखने के बाद अगर कोई भी तुम्हारा सजेशन है, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, तो उसको तुम डायरेक्ट मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे कल की वीडियो में कवर कर लूँगी, और नहीं तो फिर अपना अगला पार्ट इसी चैप्टर का हम कल स्टार्ट करेंगे।